चलिए क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सतव्रतम भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्लोजिंग कॉल्स में हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। तो अगला 1.5 घंटा आपके लिए काफी एक्शन पैक्ड होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एफएनओ मार्केट की स्ट्रैटेजी, बाजार का पूरा सेटअप, ग्लोबल क्यूज बताएंगे। 2:05 पर 2:10 पे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपको क्लोजिंग ट्रेड्स देंगे। 2:40 पे आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे, जहां पे ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए मिलेगा। 3 बजे आपके लिए मार्केट एट 3, जहां पर मार्केट का पूरा एक्शन 3 बजे तक की पूरी खबरों के साथ पूरा अपडेट आपके लिए होगा 3 बजे। 3:10 पे आपके लिए VTST और STBT कॉल्स होंगे और 3:20 पर आपके लिए इवेंट्स टू वॉच होगा, जहां पर इवेंट्स वाली खबरें, जहां पर जिन खबरों को लेकर एक बड़े इवेंट्स आ सकते हैं, जहां पे बड़े कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, वो जानकारी हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे। बाजार की चाल देखें तो बाजार में यहाँ पे लगातार रिकवरी की कोशिश हो रही है। निफ्टी 25,975 के करीब लोअर लेवल से देखें तो 75-80 अंकों की रिकवरी यहाँ पे साफ तौर से दिख रही है। तो निफ्टी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। 26,000 की दहलीज पे खड़ा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, इस वजह से वहाँ पर आसानी से ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। निफ्टी बैंक आज भी नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी बैंक ने 59,000 के ऊपर मजबूती से अब निफ्टी बैंक टिकता हुआ दिख रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी बैंक में दिख रही है। इसके अलावा सेक्टर की बात करें तो रियलिटी आज सबसे ज्यादा कमजोर सेक्टर है। शोभा में तो 3% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर शेयरों में भी काफी ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में दिख रही है। नए शिखर पे आज भारतीय एयरटेल पहुंचता दिख रहा है। लगातार 7वें दिन तेजी है। इसकी भी एनालिसिस हम शो के दौरान करेंगे और पूरी डिटेल्स भी बताएंगे। लेकिन नया हाई भारतीय एयरटेल की तरफ से, निफ्टी का टॉप गेनर। GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो ये 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसकी डिटेल्स भी आगे शो में हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ बजर्स भी बता देते हैं बाजार में, जहां पर एक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है। भारतीय एयरटेल के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पे S&P ग्लोबल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। उससे ये स्टॉक आज काफी ज्यादा एक्शन में दिख रहा है और निफ्टी के टॉप गेनर में करीब करीब 2% की तेजी है। और भी इसके बारे में डिटेल्स आगे हम बताएंगे आपको। ग्रो हाल की लिस्टिंग ₹193.80 का नया रिकॉर्ड बना दिया है। शेयर ने आज भी 10.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। लगातार एक तरफा रैली जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद ग्रो में दिख रही है। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील पेटीएम को लेकर खबर है और उसके बाद पेटीएम के स्टॉक को आप देख सकते हैं जिस तरह से रिएक्ट किया है। 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है डिस्काउंट पे ब्लॉक डील की खबर से। अच्छे नतीजे और बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद GMR एयरपोर्ट्स 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। शानदार तेजी है, करीब करीब 6% की मजबूती GMR एयरपोर्ट्स और शुरुआती कारोबार से ही ये तेजी दिख रही है। फिजिक्स वाला आज ही लिस्टिंग 33% प्रीमियम पे लिस्टिंग के बाद ये तेजी और भी एक्सटेंड हुई है। अभी भी फिलहाल देखिए करीब करीब 38% की तेजी फिजिक्स वाला में दिख रही है। मेटल शेयरों में आज बिकवाली दिख रही है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सेल और वेदांता जैसे स्टॉक्स है, जहां पर 2 से 2.5% तक की गिरावट दिख रही है। तो सारे ही मेटल स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली का रुख देखने को मिल रहा है। वीवर्क को देखिए, जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और स्टॉक पर साफ रिएक्शन दिख रहा है। 3.5% की तेजी वीवर्क इंडिया में दिख रही है। आखिरी स्टॉक्स बजर्स की लिस्ट में स्विगी का है, CLSE की टॉप पिक है और यहां पर भी आज 0.5% की तेजी के साथ, हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हल्की तेजी यहां पर बनी हुई है। ये तो पूरी बजर्स की लिस्ट हो गई, बाजार की बड़ी बातें हो गई। लेकिन जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, पूरा सेटअप समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए आज कैसा दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या कुछ क्यूज आपको दिख रहे हैं? इंडेक्स लेवल पर पहले रणनीति बताएं और फिर सेक्टर स्पेसिफिक कहीं पे अगर आपको एक्शन दिख रहा है, जो सेक्टर इस क्लोजिंग के दौरान फोकस में रहेंगे, उसके बारे में भी बताएं। विश्वमोहन, सेक्टर तो आपने काफ़ी हद तक बता दिया, लेकिन बाजार आप देखेंगे साफ तौर पर जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, ये पता चल रहा है कि नहीं, जो माहौल है वो तेज़ी का है। स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है। बस ये है कि अब जो ट्रिगर्स आने थे बड़े बड़े, वो पीछे थोड़े छूट गए हैं। अब बाजार अब फ्रेश ट्रिगर का इंतजार करेगा और थोड़ा सा ना रुक रुक के चलेगा, मेरी एनालिसिस ये कहती है। आज अगर आप देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा वोलेटाइल सेशन होता है मंगलवार के दिन में, लेकिन निफ्टी की 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है। अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है।
निफ्टी बैंक में लगातार 8वें सत्र में तेजी है। 59,000 के किलो को भी फतह कर लिया। अब हम 60,000 की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि प्राइवेट हो या पीएसयू ने थोड़ी लीडरशिप ज़्यादा ली है, क्योंकि कुछ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार कंसोलिडेशन करना चाहती है बैंकिंग सेक्टर में। तो थोड़ी सी जोश बना है और एसबीआई नए हाइज पर है। बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा अगर हम देखेंगे तो आज सेक्टर में खास वैसे रौनक नहीं है। रियल एस्टेट, मेटल, आईटी ये सबसे ज़्यादा गिरावट के शिकार हो रहे हैं। आईटी क्यों टूट रहा है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी माहौल आज थोड़ा सा फीका दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ रही है। और दरअसल बाजार को ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट उतना मिल नहीं पा रहा है। एशिया में हमने देखा था कि आज कमज़ोर शुरुआत हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि डाउ, नेस्डेक फ्यूचर भी 100 अंक से ज़्यादा नीचे कारोबार कर रहे हैं। और यूरोप में जो शुरुआत हुई है चौतरफा कमजोरी के साथ हुई है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। कल के सत्र में हमने कहा था कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 25,900 का लगा के रखिए, और 25,800 से 900 की रेंज में अगर मिले अगर निफ्टी तो आप बाइंग कीजिए। आज मौका थोड़ा दिया और वहां से देखिए 100 के आसपास की रिकवरी हो गई है। आज भी मेरा मानना है कि बचे सत्र के लिए जो सपोर्ट का जो लेवल होगा निफ्टी के लिए 25,900 का होगा, और जो रेजिस्टेंस का जो जोन है वो है 26,000 से लेकर 26,050 का। थोड़ा सा यहाँ समय बिताएगा निफ्टी, जाके इसको पार कर लेगा तो फिर आप आगे की चाल देखेंगे। लेकिन क्लियरली माहौल तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी गिरावट आए बाजार में आप उसका बाइंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, पैसे आपके बन जाएंगे। निफ्टी अगर 25,800 से 25,900 की रेंज में अगर फिर से जाता है मान लीजिए, तो आप बाइंग कीजिए। जो थोड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जो फोमो वाले लोग हैं, उनके लिए भी बाइंग का एक मौका बन जाएगा। बहुत ज्यादा यहां से करेक्शन की आप उम्मीद मत कीजिए। कोई बहुत नेगेटिव खबर अगर आ जाएगी तो करेक्शन होगा, अदरवाइज ये एफआईएस की बिकवाली से बाजार अब गिरने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर दिख गया है। अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील के मोर्चे पर कोई बहुत नेगेटिव खबर आए, या फिर जो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 25% का जो टैरिफ एडिशनल लगाया था वो अगर नहीं हटता है, और रिडक्शन जो है हमारे अनुमान से उम्मीद से कम होता है, तो शायद बाजार को एक झटका लगेगा। अदरवाइज बाजार में मजबूती तेजी का है और अर्निंग का सपोर्ट अच्छा आया है। अब नतीजे Q3 से उम्मीदें पहले से ही अच्छी हैं, और देखते हैं कि आगे क्या माहौल होता है। अदरवाइज तो माहौल बढ़िया है। अभी के लिए ट्रिगर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक रुक के स्टैगर्ड मैनर में बाजार चलेगा, लेकिन माहौल तेजी का है। निफ्टी बैंक निफ्टी से बेहतर है, ये पहले भी दिखा है, और आज की चाल ने भी ये साबित किया है कि आप देखिए कि हर निशान में निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लगातार 8वें सत्र में मजबूती बन रही है, और लोअर लेवल से 200 अंकों के आसपास की रिकवरी है, और 8 दिन में तकरीबन 1500 से 1600 पॉइंट की एक तरफा रैली निफ्टी बैंक में आ गई है। और एसबीआई ने बनाया है आज नया रिकॉर्ड। तो एसबीआई की अगुवाई में जो तमाम सरकारी बैंक हैं, बीओबी है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, यूको बैंक है, सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, और बढ़िया वहां पर माहौल बना हुआ है। जो बचा हुआ सत्र है, मैं कल का ही सपोर्ट आज ही बताऊंगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। 58,800 पर सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए, और 59,300 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार कर लेता है तो फिर हम देखेंगे कि 59,500 फिर 60,000 की तरफ कदम बढ़ा देगा। मेरा मानना है कि गिरावट अगर आए, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आपके लिए मौका बन जाएगा, बाय ऑन डिप्स कीजिए। 58,500 के करीब मिल जाए तो और बेहतर है। डीप कट्स नहीं आने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। हाल फिलहाल मतलब ऐसी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं जिसके आधार पर हम कह सकें कि बाजार में यहां से करेक्शन डीप हो जाएगा। तो जो भी छोटे बहुत निफ्टी बैंक में अगर 400 से 500 पॉइंट के आसपास का एक डिप मिल जाए, अच्छा मौका है। निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का डिप मिल जाए, बढ़िया मौका आपके लिए बन जाएगा बाजार में। निफ्टी बैंक को भी निफ्टी की तरह शॉर्ट नहीं करना है, और निफ्टी और निफ्टी बैंक में से अगर चुनना हो तो मेरा मानना है कि आप निफ्टी बैंक पर दांव लगा के चल सकते हैं। स्ट्रक्चर बेहतर है, और बाजार है बाय ऑन डिप्स का। तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है, यहाँ पे आप मौके देखें। हालांकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो निफ्टी के लिए यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती, उतार चढ़ाव हम देख भी रहे हैं कि उस तरह के उतार चढ़ाव दिख भी रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐसी अभिषेक की रीडिंग है। चलिए कुछ सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ रुचि जैन भी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी। सबसे पहले एक वीकली एक्सपायरी को लेकर ही आपका ये व्यू लेंगे, निफ्टी में किस तरह की एक्सपायरी आपको दिख रही है, फिर हम आगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओवरऑल तो हम इंडेक्स फ्रंट पे देखिए तो आज थोड़ा रेंज बाउंड सेशन ही रहा है। दोनों ब्रॉडर मार्केट्स में या इंडेक्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट है। लेकिन 26,000 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस तरीके से 26,000 26,100 जो रेजिस्टेंस तरीके से एक्टिव है। सो आई थिंक फिलहाल ये 26,000 के लेवल्स नो इंटैक्ट है अब तक एज अ रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे टुडे।
अगर आज इंट्राडे में ये आज का जो हाई है 26,030 वो अगर ये नेक्स्ट 15-20 मिनट में सरपास हो जाता है तो हम वो शॉर्ट कवरिंग मूव देखेंगे। अदरवाइज आई थिंक 26,000 के अराउंड ही एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट करेंगे आज के सेशन में रहेंगी। तो ये 26,000 के आसपास ही आपको लग रहा है कि एक्सपायरी होने की उम्मीद लग रही है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है क्लोजिंग ट्रेड्स जानने का। रुचित, बताइए आपने आज क्या आइडेंटिफाई किया है, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी, 2 स्टॉक्स है जहाँ पे हम नो शॉर्ट टर्म के लिए काफी एक अच्छा पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एम फाइनेंस के, जहाँ पे रीसेंट अपमूव के बाद पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन देखा गया है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए, करेक्शंस या कंसोलिडेशन में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और यही नहीं, 20 डेमा भी स्टॉक के ब्रेक नहीं हो रहे, 20 डीए में भी स्टॉक के लिए एक अच्छे सपोर्ट एक बन रहा है। सो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। सो करंट लेवल से 308 के नीचे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के लिए 345 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। और दूसरा स्टॉक जहां पे हम काफी बुलिश है वो है बायोकॉन। लगभग लास्ट 4 साल के बाद में ये स्टॉक ने 400 के ऊपर मोमेंटम देखा है। अगर आप देखें तो 2021 सितंबर के अक्टूबर महीने में ये स्टॉक में 400 के नीचे का ब्रेकडाउन आया था और उसके बाद 2021 के बाद में अब 2025 में हमने 400 के ऊपर ऐसे सस्टेन होते हुए स्टॉक को देखा है। तो 4 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर से काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये नए अपट्रेंड की शुरुआत जस्ट बायोकॉन में रिसेंटली हुई है। सो बायोकॉन ऊपर 460 तक के लक्ष्य हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल से भी काफी अच्छा अपमूव हमारे हिसाब से करंट लेवल से आ सकता है। तो 400 के नीचे स्टॉप लॉस रखे बायोकॉन में भी खरीदारी की सलाह है 460 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बायोकॉन के लिए 460 रुपए का टारगेट, 400 रुपए का स्टॉप लॉस, 425 रुपए के आसपास फिलहाल, मतलब कि बीचों बीच ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक राय जरा रुचि जी, बैंकिंग में तमाम शेयरों पर तो हम राय ले ही रहे हैं, एसबीआई पर राय ले रहे हैं, बाकी हम देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे बैंकों पर राय निकल के आ रही है। एक्सिस बैंक भी अपने रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, आज अच्छी तेज़ी है और क्लोजिंग बढ़िया देने जा रहा है। 52 वीक का जो हाई है 1276 का है, 1272 रुपये के आसपास का भाव दिखेगा और स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई है एक्सिस बैंक ने पिछले 4-5 सत्र में। क्या इस लेवल पर आप बाइंग करने की सलाह देंगे या फिर इससे बेहतर अगर आपको विद इन बैंकिंग स्पेस कोई शेयर लग रहा हो तो आप उसका नाम लीजिए? तो अभिषेक जी, 2 स्टॉक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें पसंद है, एक तो एक्सिस बैंक ही है और दूसरा है फेडरल बैंक। रिलेटिवली हम ये बेसिस पे देख रहे हैं कि पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में कई रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है तो वो एक्सिस और फेडरल से दिख रहा है। सो ये दोनों ही स्टॉक्स नो, जस्ट डिस्क्लेमर, हमने ऑलरेडी थोड़े लोअर लेवल्स पे हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, बट ये तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और आगे करंट लेवल से कंटिन्यू रहेंगी। एक्सिस बैंक में भी 20 डेमा 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट रिसेंट करेक्शन में ब्रेक नहीं हुए और जैसे आपने भी कहा कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर एक नो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। सो एक्सिस बैंक करंट लेवल से ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। हम ये स्टॉक में लगभग 1300-1310 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो टारगेट्स के लिए कोई पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, छोटे मोटे डिप्स अगर आते हैं तो डिक्लाइंस में नई पोजीशंस बनानी चाहिए। और फेडरल बैंक का दूसरा स्टॉक है, अगर आप पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सेक्टर वाइज मूव में देखेंगे, सो अपमूव आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और फिर से ये स्टॉक में अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। और वॉल्यूम्स भी आज के सेशन में देखेंगे तो अपने डेली एवरेज के वॉल्यूम्स के कंपैरेटिवली कई बेहतर वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक एक्सिस फेडरल ये दोनों रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, फेडरल बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर जो हाल फिलहाल ही निफ्टी का पार्ट बना है, लेकिन निफ्टी के पार्ट बनने के बावजूद भी शेयर में हमने कोई खास एक्शन देखा नहीं है और थोड़ा प्रेशर ही दिखा रहा है, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। शेयर को जब भी हम देखते हैं कि ये 5,900 से 6,000 के रेंज में जाता है, एक सप्लाई वहाँ पर आ जाती है। नतीजे जो आए उसने भी थोड़ा सा परेशान किया क्योंकि घाटा इनका बढ़ गया क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े थे। रेवेन्यू में तो बढ़ा देखिए करीब 10% के आसपास की, लेकिन घाटे का फिगर आया। बाकी ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे कि पैसेंजर लोड फैक्टर वो बढ़िया है, मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे वो भी 65% के आसपास का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है एविएशन में। एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन यही है कि बाजार फिर अर्निंग्स देखता है आपकी। चार्ट जरा देखिए, बताइए रुचि जी कि इंटरग्लोब एविएशन में क्या करना चाहिए? जिनके पास है अब उनका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्या इससे निकल जाए, फिर कोई लेवल अचीव हो जाए, फिर से री एंट्री करें? ये टाइम क्यों खराब करें अपना?
तो अभिषेक जी, प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक एक टाइम वाइज करेक्शन में है। आप देखेंगे तो अगस्त महीने में स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग देखी गई थी सिग्निफिकेंट, जहाँ पे ये स्टॉक ने 6000 5950 के लेवल्स तोड़े थे। और अगस्त के बाद में अब हम मिड नवंबर में है और ये स्टॉक वो 6000 से लेके 5500 इसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। अब लोज देखेंगे तो जब भी 5500 के आसपास आ रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, 6000 5950 के आसपास आ रहा है तो सेलिंग आ रही है। सो मोर पूरा एक 500 पॉइंट की 500 रुपए की रेंज में एक कंसोलिडेशन फेज है। सो आई थिंक डिपेंड्स कि अगर आपके ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मे बी आप एक बार यहाँ पे एग्जिट करके जब भी 6000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वापस री एंटर करें, सो दैट आपको मोमेंटम उसमें राइट टाइम पे पकड़ने मिलेगा। बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स इतने खराब नहीं है। बट यस, टाइमिंग करना मुश्किल है कि कब ये 6000 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट आएगा। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये टाइम वाइज करेक्शन में थोड़ा और पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जब तक 6000 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है, तब तक आई थिंक मोमेंटम फिलहाल इतना पॉजिटिव साइड नहीं है। हाँ ठीक है, 6000 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक इसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। और 6200 रुपये के आसपास के आई थिंक इसके रिकॉर्ड हाइस हैं। देखते हैं कि फिर से अपने नए शिखर की तरफ ये शेयर कब पहुंचता है। कंजम्पशन से दो और शेयर आपके सामने में रखूंगा रुचित जी, और दो में से एक शेयर जरा चुन के बताइए कि कहां पर आपका कन्विक्शन ज्यादा है। और दोनों के दोनों पेंट शेयर हैं। एशियन पेंट जो कि अपने 52 वीक हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है, और इसके अलावा बर्जर, हालांकि जो तेजी बनी है एशियन पेंट्स में ज्यादा बनी है बर्जर से। बर्जर आज भी आप तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखेंगे। क्या स्टीम अभी बर्जर में ज्यादा है एशियन पेंट्स के मुकाबले? ट्रेड लेना हो तो आप क्या राय देंगे? तो अभिजीत जी, अगर एशियन पेंट्स को देखें तो वो लीडर रहा है, राइट? अगर आप स्टॉक प्राइस के अपमूव्स जो रिसेंट इसके नंबर्स के बाद में जो हमने देखे हैं, उसके बाद क्लियर इंडिकेशन है कि लीडरशिप एशियन पेंट से आई है। और उसके बाद फॉलो अप मूव, कैचअप मूव हमने बर्जर पेंट्स में आते हुए देखे हैं। सो अगर सेक्टर वाइज देखें तो दोनों ही के स्टॉक अच्छे हैं। बट लेकिन ऑलवेज नो, आई वुड सजेस्ट कि हमको लीडर के साथ में रहना चाहिए, कि जहाँ पे अप मूव में बाइंग इंटरेस्ट ऑलवेज ज्यादा रहता है। अब स्टॉक प्राइस थोड़े ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, तो कोई भी छोटे-मोटे डिप्स अगर नियर फ्यूचर में आते हैं, तो लोअर लेवल्स पे एंट्री करने के लिए देखिए। बट अगेन एज़ आई सेड के ऑलवेज जहाँ पे लीडरशिप हमको आती हुई दिख रही है, वहाँ पे ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है, वहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा बेटर है, तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस भी रहने की एक्सपेक्टेशंस रहती है। सो एशियन पेंट्स ज़्यादा प्रेफर्ड है, ऑल्दो चार्ट्स पे तो दोनों ही सेटअप अच्छे हैं, बट कुछ भी डिक्लाइन आता है तो एशियन पेंट्स में फ्रेश बाइंग के लिए देखें। आता है तो एशियन पेंट्स यहाँ पे, और जिस तरह के नतीजे आए थे, जबकि मानसून सीजन में आमतौर पे स्लगिश नतीजे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड आए थे, उसके बाद ये काउंटर लगातार चलता भी दिखा था। चलिए बाजार को देखिए तो निफ्टी ने फिर से, बैंक निफ्टी ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब 59,100 के ऊपर भी बैंक निफ्टी पहुंचा है, तो लगातार यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से जारी है और निफ्टी बैंक एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल देखें तो गिरावट थोड़ी कम ज़रूर हुई है निफ्टी की भी, 25,975 के करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक का तो आज रिकॉर्ड बना ही है, अभी भी तेजी के साथ ही कारोबार यहाँ पर हो रहा है, करीब 75 अंकों की मजबूती दिख रही है। इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड्स चाहिए, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? गुड आफ्टरनून। तो दो स्टॉक आइडिया है, दोनों बाय साइड में है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भारत फोर्ज। अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक ऑलरेडी ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, और हम देखें आज के सेशन में इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक में जो इनिशियल डिप मिला था, वापस स्टॉक अपने डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। हमें लगता है इस स्टॉक में एक ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है। डेली चार्ट में स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। तो भारत फोर्ज पे हम बाय करने की सलाह देंगे 1440 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड 1380 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एनबीएफसी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस, ये स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले
2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग थी, वापस यहाँ पे स्टॉक में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है और स्टॉक एक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 848 से 855 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 810 रुपए के आसपास। टॉपिक आपकी तरफ से आ गई। श्रीराम फाइनेंस 848 के टारगेट के लिए खरीदे, 810 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। सर, एक आईटी सेक्टर पर भी आपकी राय चाहिए। आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, दिग्गज आईटीओं पर भी दबाव है, जिसमें टेक महिंद्रा करीब 2% नीचे है, इन्फोसिस में गिरावट दिख रही है और पिछले 4 सत्र में देखें तो 3 सत्र में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। सर, ब्रॉडर ट्रेंड क्या लग रहा है आईटी का, क्योंकि बाकी मार्केट में भी देखें जो एआई लिंक्ड कंपनियां हैं और ओवरऑल टेक कंपनियों पर भी दबाव है, क्या वहाँ पर चर्निंग देखने को मिल सकती है? दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी इन्वेस्टर जा सकते हैं, उसका फायदा भारत जैसे मार्केट को भी हो सकता है। क्या ओवरऑल आपका आईटी सेक्टर को लेकर क्या व्यू है सर? तो देखिए, आईटी सेक्टर में हमने देखा था कि कुछ रिकवरी जरूर बनी थी लोअर साइड से, बट वो उतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं थी कि वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होने के कहीं साइन देते हुए दिखे। स्पेशली लार्ज के पार्टी स्टॉक्स में अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे अपने सप्लाई जोन को अभी भी सरपास करने में कामयाब नहीं हुए। और तो हमें लगता है कि अभी लार्ज के पार्टी स्पेस तो अभी भी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन या थोड़ा हायर साइड पे सप्लाई प्रेशर झेलते हुए दिख सकती है। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी मोस्ट ऑफ द लार्ज के पार्टी स्टॉक्स में, बट हमें लगता है कुछ मिड के पार्टी स्टॉक्स के स्ट्रक्चर जरूर इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों महीनों में। वहां पे हमें लगता है कि अगर आईटी सेक्टर में ही किसी को बाय करना है तो थोड़ा मिड कैप आईटी स्टॉक्स की तरफ फोकस किया जा सकता है। वहां हमें लगता है कि एक अपमूव बनने के चांसेस यहाँ ज्यादा है, जिसमें हमें परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक भी देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से एक नैरो प्राइस रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है और फिर इसके टारगेट हमें लगता है 61-60 के ऊपर अगर ये सस्टेन होने लगेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट 6400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक ये स्टॉक 6050 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। वहीं हमें लगता है दूसरा जो मिड कैप आईटी में हमें पसंद आता है स्टॉक, वो है कोफोर्ज का। इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट नियर टर्म चार्ट पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनना है। बट यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर 1730 अगर बना रहता है इस स्टॉक में तो ये स्टॉक में भी पोटेंशियल है वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने का। और यहाँ पे हमें लगता है कि ब्रेकआउट जो स्टॉक को बनाना होगा डेली चार्ट पे, वो होगा करीब 1830 के आसपास। ये ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है 1950 तक भी अपसाइड बनेगी। तो मिड कैप आईटी में हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबल होंगे तो मिड कैप आईटी एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेंगे। लार्ज कैप आईटी अभी थोड़ा समय और हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा कुछ समय के लिए। तो मिड कैप आईटी बेहतर होगा विकल्प अगर आईटी स्टॉक्स में जानना है तो। ठीक है, मिड के पार्टी बेहतर है और कोफोर्ज का नाम लिया, 1900 रुपए के ऊपर के टारगेट आपके लिए बन सकते हैं इसमें। कुछ और शेयरों पर जरा राय लेते हैं आज। अच्छा, एक बार जरा ना काम कीजिए, इटर्नल का शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। इटर्नल प्रीवियसली जोमेटो के नाम से इसको हम जानते थे। शुरुआत तो ठीक ही थी इटर्नल ने, लेकिन हम देखने की शेयर ये फिर से लाल निशान में आ गया है। और आज सुबह एक अच्छी रिपोर्ट थी इसके लिए, जहां तक मुझे याद है मॉर्गन स्टैनली की 425 रुपए के आसपास के उन्होंने टारगेट सुझाए थे, जो कि इस प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 35% ऊपर के हैं, लेकिन उससे सपोर्ट मिला नहीं। और ये 2 दिनों की छोटी छोटी तेजी के बाद फिर से हम देखने की बेयर ग्रिप में आ रहा है इटर्नल का शेयर। रुचित जी, इटर्नल अगर किसी को लेना है तो कब लेना चाहिए? कोई लेवल जो आप सजेस्ट करें जिसके ऊपर इटर्नल में फ्रेश बाइंग की जाए? तो फिलहाल जो रिसेंट करेक्शन आया है उसमें हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज एक करेक्शन हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज शायद बाकी है। और स्टॉक 50 डेमा 320 के आसपास है और नीचे 200 डेमा 285 के आसपास है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन ही रहेगा, जहाँ पे 320 और 295 इस रेंज में या 285 इस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। या तो फिर 320 के ऊपर का ब्रेकआउट आए तो ये बॉटम थोड़ा कंफर्म होगा, अदरवाइज 285 290 के आसपास आता है तो वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स के लिए फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेंगे।
ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू हो गया। एसबीआई कार्ड में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट है और ये वायदा के ज़्यादा गिरने वाले जो शेयर हैं उसमें ये भी शामिल है। राजेश जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपसे व्यू जानना चाहेंगे एसबीआई कार्ड पर। देखिए, कुछ शेयर बाजार में ऐसे होते हैं ना कि जो कमाई तो कम करवाते हैं, काम ज़्यादा बिगाड़ते हैं या फिर टाइम ज़्यादा ख़राब करते हैं। मुझे एसबीआई कार्ड मतलब उसी कैटेगरी का शेयर लगता है। एक लिस्ट तो पहले ये बनाने लेनी चाहिए मुझे लगता है ट्रेडर को कि इन स्टॉक्स को छूना नहीं है। एसबीआई कार्ड 870 रुपए का भाव, क्या और गिरेगा शेयर या फिर आपको लगता है कि क्या कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए इसमें? तो देखिए, एसबीआई कार्ड में अगर हमने देखा तो स्टॉक ने जरूर अटेम्प्ट लिए मल्टीपल टाइम, लेकिन वो कभी भी सक्सीड होते हुए नहीं दिखा है। अगर इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो इसके जो मेजर सप्लाई जोन बने हुए करीब 950 से 1000 के जोन में इसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए, जो कि अभी भी सरपास करने में ये स्टॉक कामयाब नहीं हुआ है। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो इसके जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 800 के आसपास है। नियर टर्म ट्रेंड थोड़ा वीक है, स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो 900 का स्टॉप लॉस है, जब तक इसके नीचे है थोड़ा ट्रेड वीकर साइड पे ही रहेगा। और जैसे ही स्टॉक में 865 के लेवल टूटेंगे तो स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होगी एंड देन हो सकता है ये स्टॉक 845 840 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के मूव। इसमें एक सस्टेन ट्रेडिंग के या अपसाइड के मूव बनते नहीं है स्टॉक में। हर बार हमने देखा है कि एक दो दिन में ही स्टॉक वापस से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होते हुए दिखता है एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली नीचे ही फिसलता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा अवॉइड करें, 900 के ऊपर जब तक नहीं आता है। अभी ट्रेडर तो शॉर्ट साइड का ट्रेड ले, जब भी ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट करें। डाउन साइड में 845 840 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बढ़िया है, 840 845 तक के टारगेट आ सकते हैं। एसबीआई कार्ड जो मंदी के खिलाड़ी होते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है, शॉर्ट की सलाह है थोड़ा ऊपर आए तो। एक शेयर थोड़ा स्लो मूवर है, वैसे हिलता कम है लेकिन नतीजे इतने अच्छे आए कि बीएचईएल के शेयर में तेजी बड़े बढ़िया बन गई। प्रॉफिट अच्छा पोस्ट किया, एबिडा इनका मतलब 100% से ज़्यादा बढ़ा जो सितंबर क्वार्टर का नतीजा है, और उसके बाद से लगातार हमने चलते हुए देखा है। अगर आप महीने भर में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 20% के आसपास की तेजी इसमें आ चुकी होगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल, ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, तो कंपनी सॉलिड है। पावर सेगमेंट से इनकी ज़्यादा रेवेन्यू आती है। रुचि जी, बीएचईएल हमने देखा था कि प्रीवियसली जब ये 300 रुपए के ऊपर गया तो वहां पर टिक नहीं पाया था और गिर के शेयर 200 रुपए के आसपास आ गया था। अब फिर से एक स्ट्रेंथ दिखाई तो है, क्या इस रैली को ये सस्टेन कर पाएगा क्योंकि अर्निंग का सपोर्ट है इसके पास? इस बार साइंस तो है कि ये अपना ट्रेंड सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट फ्रेम पे देखें तो काफी समय बाद ये पूरे जो करेक्शन में 180 के आसपास का बॉटम बनाया था, उसके बाद अभी मंथली चार्ट्स पे हाई टॉप हाई बॉटम बनाने लगा है। और जब हम ऐसे हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे इतने बुलिश स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो स्टॉक में कोई भी छोटे मोटे डिप्स आते हैं तो वहां पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ जाते हैं। आई थिंक 270 फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वो इंटैक्ट रहता है तब तक कोई इतने प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आई थिंक थोड़े एक सस्टेनेबल बेसिस पे ही अप मूव कंटिन्यू रहने चाहिए। बीएचईएल को लेकर ये व्यू रुचि जी की तरफ से। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आ रही है पीयूष गोयल साहब का ये बयान आया है, कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका और इंडिया का 10 साल का डिफेंस करार हुआ। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका भारत का बड़ा साझेदार है और भरोसे के साथ ये साझेदारी आगे भी जारी रहेगी और किसी भी डील होने में वक्त लगता है, बातचीत जारी है। यानी एक पॉजिटिव बयान है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ये डील पूरी हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस और इंडिया का जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और किसी भी पार्टनरशिप में अगर सेम स्पीड में जाना है उसको वक्त लगता है और नेगोशिएशन एक प्रोसेस होता है और उसको पूरी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज़ में यहाँ पे पहले पीएम मोदी जी ने भी कहा था कि किसानों के हित का हम ख्याल रखेंगे। तो नेगोशिएशन चल रहा है, तो जल्द उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि अभी तक इस तरह के
कोई आधिकारिक बयान नहीं आए हैं, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर के जिस तरह के पॉजिटिव बयान हैं, इससे साफ तौर से संकेत दिख रहे हैं कि पॉजिटिव दिशा में ये चीज़ें जा रही है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया और यूएस के पार्टनरशिप को लेकर किसी भी बात की कोई चिंता यहाँ पर नहीं लगती है, और दोनों ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और प्रोस्पेरिटी के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया है यूएस ने इंडिया के साथ, और ये ट्रस्टेड पार्टनर भी है। और ये जो बयान आया है, 22वां एनुअल बिजनेस समिट चल रहा है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वहाँ कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से, पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये बयान आया है। और उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर यही आ रही है कि 10 साल के लिए डिफेंस पैक्ट किया है अमेरिका के साथ भारत ने। अगर इस तरह के पैक्ट होते तो डेफिनेटली आने वाले समय में ट्रेड डील को लेकर भी फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। बाजार के लिहाज से भी देखिए तो बाजार में भी इस खबर का रिएक्शन ज़रूर दिखेगा और कुछ रिकवरी यहाँ से लौटने की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, डिफेंस की 10 साल की जो साझेदारी हुई है, तो मेजर जो डिफेंस स्टॉक है ये फोकस में रहेगा। आप बताइए राजेश जी, आपकी राय क्या है डिफेंस स्टॉक को लेकर? यहाँ से कोई टॉपिक है क्या? तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमें यहाँ पे काफी पसंद आता है। इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, और स्टॉक में जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे एक लॉन्ग टर्म चार्ट में, वो भी सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं इस वोलेटाइल मार्केट में। हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार है। जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी डिक्लाइन में बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। जैसे स्टॉक में 435 के ब्रेकआउट होंगे, इसके नेक्स्ट टारगेट हमें फिर 470 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमें यहाँ पे पसंद है। वहीं हम देखें तो HAL भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दिखाते हुए दिख रहा है। हालांकि नियर टर्म चार्ट पे देखें तो हर्डल जो बने हुए करीब 4900 4950 की जोन में अभी भी इसमें एक सप्लाई जोन बना हुआ है। बट हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड सूनर और लेटर ये 4950 का लेवल जब भी स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा, तो फिर इसमें एक बड़े मूव जो कि इसको 5200 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है जब तक ये स्टॉक 46 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। स्टॉप लॉस पोजिशनली 46 60 के होंगे, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 5000 5200 की तरफ भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बढ़ते हुए दिख सकता है। 5000 5200 तक भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL जा सकता है। दूसरी आपकी पिक है BEL। तो डिफेंस स्टॉक को लेकर आपकी राय ये है, लेकिन भारत यूएस साझेदारी को लेकर ये अहम बयान आ रहा है कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से, और 10 साल की डिफेंस डील हुई है यूएस के साथ। ये एक अहम अपडेट है। हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान शामिल हो रहे हैं, रोहन मेहता हैं टर्टल वेल्थ के। रोहन जी, हम डिफेंस स्टॉक की बात कर रहे हैं। यूएस भारत के साथ 10 साल का डिफेंस करार हुआ है, और जो पावर हाउस है डिफेंस सेक्टर के, उसमें HAL BEL BDL जैसे स्टॉक तो हैं ही। इसके अलावा अगर और स्टॉक देखें जिसमें एमटार टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स हैं जो डिफेंस के लिए काम करती है। आपकी तरफ से क्या राय है ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को लेकर, और आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं? डिफेंस ऑफ कोर्स इट इज एन इंटरेस्टिंग पैक, पर डिफेंस में अभी तक हमको ऐसी कंपनी स्पेसिफिकली रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऐसी नहीं लगी कि जहां पे एक टर्न अराउंड आ सकता है। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिकली बुलिश ऑन डिफेंस, पर इंडिविजुअल हमारी अभी कंपनी में वी हैव वन इंटरेस्टिंग कंपनी BEL जहां पे ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, पर एक बहुत स्पेसिफिक डिफेंस कंपनी हम अभी होल्ड नहीं कर रहे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, बट ओवरऑल स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये राय है डिफेंस सेक्टर को लेकर, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो नज़र में अब रहेंगी, क्योंकि इस तरह की डील हुई है तो डेफिनेटली आगे चलकर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर यहाँ पर इन सेक्टर्स को मिलेगा, चाहे वो BDL हो, मझगांव हो, कोचिन शिपयार्ड हो, सोलार इंडस्ट्री, डेटा पैटर्न, टेक जैसी तमाम कंपनियाँ हैं जो इस सेक्टर के लिए काम करती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बेहतरीन पिक्स और कुछ और सेक्टर से बेहतरीन आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, जहां पर हम लगातार आपको अलग अलग सेक्टर और जो एक्शन वाले स्टॉक्स है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ग्रो जो हाल की लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद से लगातार ये स्टॉक चल रहा है। 100 रुपए का इशू प्राइस और अब देखिए 190 रुपए के ऊपर टिक गया है, यानी 90% तक की तेजी यहां पर साफ तौर से ग्रो में दिखती। लेकिन अब इसके बाद इसका वैल्यूएशन क्या महंगा तो नहीं हो गया है? बाकी जो इसके पीयर्स है उसके मुकाबले किस तरह के वैल्यूएशन के साथ ट्रेड कर रहा है, आगे इनके लिए प्रॉस्पेक्ट क्या है, पूरी डिटेल समझने के लिए चलते हैं अभिषेक, आपने कुछ रिसर्च निकाली थी ग्रो को लेकर। इस तेजी के बाद, इतनी तेजी के बाद क्या कुछ जो तेजी का तूफान चल रहा है ग्रो का, ये तेजी आपको लग रहा है सस्टेनेबल है? और क्या कुछ निकाल कर आप लाए हैं ग्रो को लेकर? विश्वमोहन देखिए, अब ये सीधी सीधी बात है कि 100 रुपए वाला जो शेयर है 190 रुपए का हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं। 193 रुपए 80 पैसे का हाई बना दिए है। तो वो वैल्यूएशन वाला कंफर्ट जो लिस्टिंग पर था या फिर आईपीओ के प्राइस में था, वो कंफर्ट तो नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए हैं। और अगर आप बाकी जो लिस्टेड पीयर्स हैं इस स्पेस में, ब्रोकिंग वाले धंधे में, मोतीलाल ओसवाल हो गया, 361 हो गया, नुवामा हो गया, एंजल वन हो गया, इन सभी से आप तुलना करेंगे तो वैल्यूएशंस अब काफी ज्यादा आपको स्ट्रेच नजर आएंगे। और अब क्या कहें, मतलब इतनी तेजी से दौड़ना भी ठीक नहीं है। ये आती है कि लिस्टिंग को 5 दिन नहीं हुए और 5 दिन में शेयर लगभग डबल होने वाला है। 12 नवंबर को, यानी कि पिछले बुधवार को ये शेयर लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस 100 रुपए था और वहां से ये तगड़ा रिटर्न मिला है। जो इसका मार्केट कैप है वो लगभग 1.2 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग में हो, एक्सचेंज में, डिपॉजिटरीज हो, सबसे ज्यादा इसका मार्केट कैप हो गया है। तो कंपनी तो सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26% का मार्केट शेयर है सबसे ज्यादा, और करीब 12 मिलियन इनके क्लाइंट्स हैं। लेकिन मार्केट कैप आप देखिए, बीएससी से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप थोड़ा सा हो गया है। आज इसने बीएससी को पीछे छोड़ दिया। बाकी सीडीएसएल, एंजल, कैम्स, मोतीलाल ओसवाल, इनसे तो ज्यादा इसका मार्केट कैप है ही। एक ट्रिगर अब ग्रो के लिए ये बनेगा कि इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देंगे 21 नवंबर को। अब देखते हैं कि ये नंबर कैसे आते हैं। क्या नंबर के बाद तेजी और बनती है शेयर में, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख के निवेशक परेशान होते हैं, ये आगे की चीज होगी। लेकिन तूफानी रफ्तार से ये शेयर चला है। आईपीओ से 6,632 करोड़ रुपए जुटाए थे और इशू 17 गुना भरा था। आईपीओ से जो प्रोसीड आए हैं, यानी कि जो पैसे आए हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, अपग्रेडेशन पर कंपनी खर्च करेगी, कारोबार के विस्तार पर ये पैसे खर्च करेगी। और एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि ब्रोकिंग के अलावा फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट में है, अलग अलग सेगमेंट में अपने कारोबार को मजबूत कर रही है। तो इससे ग्रोथ को आगे सपोर्ट मिलने वाला है और बड़े निवेशकों का भरोसा भी कंपनी के पास है। पीक एक्सवी, टाइगर कैपिटल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, उनका भी निवेश है। तो ये बड़े निवेशक है, उनका भरोसा है। लेकिन चल बहुत गया है, मतलब 5 दिन ही हुए इसको लिस्ट हुए, और ये आप तूफानी जो रफ्तार रही है, आप स्क्रीन पर ये देखिए किस तरह से शेयर दौड़ा है। और वैल्यूएशन की पिक्चर अब थोड़ी सी महंगी तो हो गई है। पर्सनली मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ग्रो के शेयर को लेकर। अब एक जरा व्यू ले लेते हैं रोहन जी से। रोहन जी, ग्रो कई बार ये होता है कि नहीं, जो ग्रोथ वाली जो कंपनीज होती हैं फिर वैल्यूएशन उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन पीयर्स के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है सर, ग्रो में क्या करना चाहिए? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है कि नहीं, मौका छूट गया, निकल गया हाथ से। अभी मौका है या फिर अब छोड़ दें, हाथ जला लेंगे? देखो, कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट शेयर सुपीरियर है, पर हर एक चीज की एक प्राइस होती है। तो आई फील कि इफ यू आर होल्डिंग, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बुक अ पार्शियल प्रॉफिट टू इट। अगर आप नया करने चाहते हो तो थोड़ा टाइम रुक जाओ। आई थिंक सो 3-4 मंथ्स इज अ गुड टाइम टू वेट एंड देन टेक अ कॉल, बिकॉज बहुत सारे सेलिंग आएंगे, प्री आईपीओज, ये सब कुछ होगा। तो एज ऑफ टाइम आई थिंक सो इट्स अ पॉइंट ऑफ बुक प्रॉफिट्स एंड नॉट इन्वेस्ट मोर राइट नाउ। ठीक है, प्रॉफिट बुक कीजिए, इन्वेस्ट नहीं करना है। आगे ये भी हो गया कि अभी जो अर्ली जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका लॉक इन होता है, फिर वो लॉक इन भी खुलेगा 6 महीने के बाद, फिर हो सकता है कुछ लोग एग्जिट लेंगे। तो थोड़ा सावधान रहिए। नीचे अगर मिला तो फिर से हम व्यू लेंगे, क्योंकि अब ये कुछ दिनों तक तो रोज फोकस में रहने वाला है ग्रो का शेयर। 193 रुपए तक आज ये पहुंच गया और उसके आसपास टिक रहा है।
जो थोड़े बहुत डिप आ रहा है ना उसको बाइंग कर रहे हैं। ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है ग्रो के शेयर में। लेकिन चलिए 2:45 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है नीलेश भाई, और स्ट्रेटजी क्या होगी आज कमाई के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर यहाँ पर फोकस है और बैंकिंग स्पेस में जिस हिसाब से लगातार हम तेजी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक पर ही फोकस है। एक्सिस बैंक, ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। काफी पॉजिटिव सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1260 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर हम ऊपरी शेयर पर 22 से 27 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। फिलहाल 14 से 15 के रेंज में ये पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 8 रुपीज का रखना होगा। इसके लॉट साइज के लिहाज से जो रिस्क है अप्रोक्सीमेटली पर लॉट वो 3800 का है, एंड अप्रोक्सीमेटली रिवॉर्ड यहाँ पर पर लॉट 8100 के बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक में हम तेजी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन में हमें 1280 से 1300 का मूव देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं 1260 का। ठीक है, एक्सिस बैंक को लेकर ये रणनीति है इन द मनी कॉल 1260 की स्ट्राइक वाली, और ये 14 से 15 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 22 रुपए और नेक्स्ट टारगेट 27 का। स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8100 का, अधिकतम नुकसान 3800 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका बेहतर दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक का 1.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं, और इस पर हमने व्यू पहले भी लिया था। रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ये शेयर है। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। इस बीच ग्लेनमार्क फार्मा के लिए एक खबर आई है कि 15 देशों में विनलेवी की बिक्री के लिए मंजूरी मिली है। एक्ने की दवा है, स्किन के ट्रीटमेंट में ये काम आएगा, और फिलहाल हम शेयर को देख रहे हैं कि करीब 1-1.25% की गिरावट पर ही आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 15 देशों में बिक्री के लिए मंजूरी मिली है इस दवा के लिए, विनलेवी की। इस पर एक व्यू लेंगे राजेश जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के फौरन बाद ग्लेनमार्क फार्मा पर व्यू और कुछ और एक्साइटिंग स्टॉक्स आपके लिए समझेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। करीब 40 मिनट के आसपास का सत्र आज के दिन में शेष रह गया है, और निफ्टी बैंक ने अपनी बढ़त गंवा दी है और निफ्टी बैंक हो गया है सपाट 58,970 के आसपास। हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है निफ्टी बैंक। निफ्टी में भी थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, 40 अंकों की गिरावट थी, बढ़ के हो गई है 60-65 अंकों के आसपास की, और 25,950 के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज कंजम्पशन वाले, आईटी वाले शेयर बाजार पर थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में करीब करीब 1 से 1.5% के आसपास तक की गिरावट पर इस वक्त आप कारोबार होते हुए दिखेंगे, और निफ्टी के 50 में से 42 शेयर में गिरावट है। सिर्फ 8 शेयर ऐसे हैं जहां पर हम तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर एक खबर आई थी कि उनकी एक्ने की एक दवा है जिसको कि 15 देशों में बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है। ग्लेनमार्क फार्मा, राजेश जी, कुछ दिनों पहले ही इसके नतीजे आए थे, नंबर्स तो अच्छे आए थे ग्लेनमार्क फार्मा के। आज थोड़ा सी गिरावट पर हम कारोबार होते हुए शेयर में देख रहे हैं, 1.5% के आसपास की नरमी है। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? तो देखिए, नंबर के बाद स्टॉक में एक जरूर करेक्टिव मूव बनते हुए दिखा था। स्टॉक ने अटेम्प्ट भी किया था रिकवरी का, बट 1920 के आसपास इसमें एक सप्लाई जोन अभी भी बना हुआ है, जो कि इसके लिए काफी क्रूशियल रहेगा हायर साइड पे फर्दर मूव को एक्सटेंड करने के लिए। तो हमें लगता है जब तक 1920-1930 के लेवल सरपास नहीं करता ये काउंटर, थोड़ा कंसोलिडेट ही होगा। 1800 से लेके 1890 ये एक रेंज हमें लगता है टाइमिंग के लिए रह सकती है। 1800 अगर टूटता है तो थोड़ा फिर हमें लगता है कि यहाँ पे सीरियस अनवाइंड एक्शन बनते हुए दिखेगी काउंटर में, एंड देन पॉसिबली फिर 1720 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। बट टिल द टाइम 1800 इंटेक्ट है, हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, और 1890 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 2000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। लेकिन एक आज ना
क्रिप्टो पर भी व्यू लेंगे रोहन जी आपसे। बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो थोड़ा अवॉइड करते हैं क्रिप्टो पर क्योंकि सरकार इसके फेवर में नहीं दिखती है, लेकिन यह है कि क्रिप्टो मार्केट में गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ गई है। अगर हम ग्लोबली देखेंगे इनके मार्केट कैप में करीब करीब $3 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप साफ हो गया है और 7 महीने में पहली बार हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का भाव $90,000 के नीचे आके कारोबार कर रहा है। हफ्ते भर में करीब करीब 13% के आसपास की गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है और क्या गिरावट और बढ़ेगी, ये जरा समझ लेते हैं। विश्वमोहन के पास है कुछ डिटेल्स। विश्वमोहन बताइए क्यों गिर रहे हैं सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स? देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो बड़ी टेक कंपनीज हैं और जो क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर होते हैं, जो उनका जो माइंडसेट होता है, दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो एआई लिंक जो कंपनीज है वहाँ पर जो बिकवाली दिख रही है उसका भी एक रिफल इफेक्ट वो भी यहाँ पर पास ऑन हो रहा है। और साथ ही एआई पर हम देख ही रहे जिस तरह के वहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वैल्यूएशन जिस तरह के वहाँ पर है, हायर वैल्यूएशन, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन रेवेन्यू को लेकर अभी भी कुछ विजिबिलिटी नहीं है कि रेवेन्यू वहाँ पर किस तरह का है। तो एक चिंता है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर भी हावी हो रही है। तो क्रिप्टो और बिग टेक एक जैसे इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं और यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है। और जो ऑप्शंस का मार्केट है वहाँ पर भी और भी ज़्यादा बिकवाली के संकेत दिख रहे हैं। स्पॉट मार्केट के जो खरीदार हैं उनको लगातार नुकसान हो रहा है, तो स्पॉट मार्केट के खरीदार भी गायब हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले जो अप्रैल का जो हाई था, अप्रैल से हमने देखा कि अप्रैल के निचले स्तरों के आसपास पहुंच चुका है और करीब करीब $35,000 अपने रिकॉर्ड हाई से बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है। हफ्ते भर में 13% की गिरावट आ चुकी है। एथेरियम को देखिए महीने भर में 25% से दाम गिर चुके हैं। तो एक चौतरफा सेल ऑफ है। और जो डिजिटल एसेट्स रखने वाली जो ट्रेजरी कंपनियां हैं उन पर सबसे ज़्यादा दबाव दिख रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी को अपने एसेट्स के तौर पर रखती हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिख सकता है। स्पॉट मार्केट से खरीदार गायब है और लगातार यहां पे बिकवाली की पोजीशन भी बनती दिख रही है। अभिषेक, जो और एआई बबल्स तो हम देख ही रहे हैं और यहां पर भी जितने भी दिग्गज आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि यहां पे बबल्स क्रिएट हो रहा है एआई में, उसका भी असर दिख रहा है। रोहन जी, आपसे एक राय चाहेंगे क्रिप्टो मार्केट को लेकर। जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहां पर, उनके लिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या राय है आपकी तरफ से? नहीं, मैं राय तो नहीं दे सकता हूँ बिकॉज मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पर मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मैंने लास्ट 6 महीने से आई स्टार्टेड टू पुट माय मनी इनटू क्रिप्टोज टू जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है बहुत फैसिनेटिंग वर्ल्ड है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दुनिया में। और ये एक एसेट क्लास को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो 30 साल पहले अगर मेरे पापा ने इक्विटी को ऐसे ही निग्लेक्ट किया था और आज मैं ये निग्लेक्ट करूंगा तो शायद मेरी डॉटर मुझे ग्रिप करेगी ऑन दैट फोमो। मैं इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहा हूँ। पर या मैं पॉइंट पे बोलूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा ओवर हीटेड था। तो आई विल नॉट से दैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर ये एसेट क्लास को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो 100% मैं आपको बता सकता हूँ और हर एक निवेशक को बता सकता हूँ कि 2 to 3% ऑफ इफ इट इज अलाउड आप रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी रुचि रखनी चाहिए। नहीं नहीं रोहन भाई, आप ये सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए हैं। और अब तो क्या है ना कि ये जो क्रिप्टो वगैरह हैं ये तो टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं, इसमें आप यूनिट्स ले सकते हैं। राजेश जी, आप जरा बताइए सर, अब इक्विटी तो खैर एसेट क्लास है, एक उसकी स्ट्रांग बैकिंग है। अब क्रिप्टो को समझना बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। आपने कभी समझने की कोशिश की है क्रिप्टो को? हाँ, देखिए, अब थोड़ा उसको समझने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कोई अपना निवेश वहाँ नहीं किया है। बट यस, ये असेट क्लास जैसे रोहन जी ने बताया, यस, इसको बिल्कुल कहीं ना कहीं एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। बहुत ज़्यादा अलोकेशन ना करें, लेकिन थोड़ा तो करना होगा। जब तक स्किन इन द गेम नहीं होगा, जब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे बेहतर, जब तक उसमें निवेश नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या है। तो बहुत छोटा ही पोर्शन आप एक बार इसको यहाँ पे कर सकते। वोलेटिलिटी काफी रहती है, जिन्हें इक्विटी मार्केट का जो एक नेचर है या बिहेवियर है उससे काफी डिफरेंट ये इस असेट क्लास का बिहेवियर है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें वापस से मैच्योरिटी आने में या निवेशकों को भी सीखने में, समझने में। बट वन गो में नहीं जाना चाहिए। बड़ा निवेश तो ना करें, लेकिन छोटा पोर्शन जरूर 1-2% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का कुछ अलोकेशन वहाँ जरूर करना चाहिए, ताकि ये जो फ्यूचर में अब जो ये असेट क्लास का एक जो कल्चर डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलेगा उसको समझने के लिए। जी,
ठीक है, थोड़ा पोर्शन रखना चाहिए। और हम बता दें, ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से डिस्क्लेमर दे दें कि इसको प्रमोट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो हलचल होती है, खबरें जो आती हैं, उसका एनालिसिस करना हमारा कर्तव्य है एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन राजेश जी, ये है ना कि एसेट क्लास, एसेट इसको कहें या ना कहें, इसको लेकर मैं थोड़ी सी दुविधा में ज़रूर रहता हूँ क्रिप्टो को लेकर। लेकिन ठीक है, ये ज़रूर है कि हाँ, थोड़ा बहुत आप चाहें, क्योंकि देखिए सरकार ने इसके थोड़ी खिलाफ दिखी है, तमाम रेगुलेटर्स की तरफ से इसके अगेंस्ट ही बयान आए हैं। और ये भी रहा है कि जो ज़्यादातर जो निवेश आया ना छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, लो टिकट साइज़ वाले जो लोग हैं, उनका रुझान रहा है। तो अभी तक सट्टे के तौर पर इसको देखा गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है और सरकार की तरफ से क्या कोई रेगुलेशन में चेंज आता है, इस पर भी आगे नजर रहेगी। लेकिन चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समय हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह की दिख रही है। लेकिन इस बीच देखिए, उतार चढ़ाव चल रहा है। निफ्टी में अब गिरावट बढ़ गई है, 25,925 तक फिसल के आ चुका है। 85 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक भी अब फिसल कर लाल निशान में आ चुका है। आज दबाव बनाने का काम रियल एस्टेट और साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स और जो तीसरे सेक्टर है आईटी, यहाँ से दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ये तीनों सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही। चलिए, एक रियल एस्टेट सेक्टर पे बात करते हैं। यहाँ पर शोभा सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, बाकी रियल्टी कंपनीज पे भी दबाव है। रोहन जी, एक रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आपकी राय क्या है और आज की गिरावट के बाद क्या लग रहा है? यहाँ पर फंडामेंटली आपका आउटलुक क्या है और टॉपिक क्या है इस सेक्टर से? या आप पूरा सेगमेंट देखने जाओ तो 2 साल पहले जो मार्केट बढ़ा था तो रियल एस्टेट वाज द टॉप परफॉर्मर। टुडे इट इज द वर्स्ट परफॉर्मर। और ये हम मानते हैं कि कंटिन्यूअसली थिंग्स हैव नॉट बीन ग्रेट इनटू रियल एस्टेट। कंपटीशन से लेके, मार्जिन प्रेशर से लेके, इन्वेंटरी, सब जगह पे बहुत सारी चीज हो गई है। सो ऑन दैट नोट वी आर स्टिल वेरी नेगेटिव ऑन रियल एस्टेट, स्पेसिफिकली ऑन कॉन्ट्रैक्ट रियल एस्टेट ऑल्सो एंड बिल्डर रियल एस्टेट ऑल्सो। सो वेरी नेगेटिव ऑन टू इट। सो सेल फ्रॉम आवर साइड। आपकी तरफ से सेल साइड है। आप रियल एस्टेट से कुछ पिक करना चाहेंगे राजेश जी आज? तो देखिए, आज तो देखें तो सभी स्टॉक्स पे एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी है। और अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स का, तो उसमें हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी एक सप्लाई जोन जो बना हुआ है नियर टर्म चार्ट पे, उन्हें ब्रेकआउट करने में अभी भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हमें यहाँ पे अगर कोई एक स्टॉक चुनना है तो हमें लगता है यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट हमें यहाँ पे पसंद आता है। टेक्निकली भी पिछले 3-4 हफ्तों में एक नैरो प्राइस रेंज में ही ये कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है और अपने नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट एरिया को भी डिफेंड करने में अभी भी कामयाब है। तो 1700 के ऊपर अगर ये बना रहता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस अपना एक पुल बैक बनाते हुए दिखेगा। इन पुल बैक में 1800 इसके लिए फर्स्ट हर्डल, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में अच्छे बड़े टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो टाइम बिंग के लिए 1700 से 1800 ये रेंज में हमें लगता है बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है प्रेस्टीज में, और 1800 के ब्रेकआउट के बाद बड़ी चाल इसमें बन सकती है। तो 1800 के ब्रेकआउट के बाद बड़ी चाल बन सकती है। लेकिन आज सारे ही रियल एस्टेट स्टॉक जहां पे कमजोरी दिख रही है, लोढ़ा में देखिए 2.5% की गिरावट है, डीएलएफ में 2.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है, प्रेस्टीज भी 2% के आसपास कमजोर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। चलिए, इस बीच हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं मार्केट एट 3। आनंद, बताइए कौन सी वो लिस्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा आज एक्शन दिख रहा है, चाहे वो खबरों की वजह से हो, वॉल्यूम बजर्स हो, पूरी लिस्ट वो बता दीजिए एक्शन वाले पूरे ही स्टॉक्स की। जी हाँ विश्व मोहन, बाजार की तरफ देखें तो आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट दिख रही है, तो जैसा आप अभी पहले बता रहे थे, आज रियल्टी सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। डीएलएफ देखिए, इसके अलावा शोभा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, इन तीनों शेयरों में 2 से 4% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, आईसीआईसीआई प्रू का शेयर देखिए उतार चढ़ाव पर आज कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं एम्फेसिस की बात करें तो 2% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है और औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम एम्फेसिस के भी शेयर में देखने को मिल रहा है। पेटीएम की बात करें तो करीब 2 से 2.5% की गिरावट दिख रही है, डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हुई है और औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम पेटीएम के भी शेयर में देखने को मिल रहा है।
खबरों की बात करें तो राइट्स पर खबर आई है, आंध्र प्रदेश में APEDB के साथ करार किया है। APEDB यानी कि आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ इन्होंने करार किया है, और जो करार है वो इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए किया है, जिसके चलते हम शहर में देख रहे हैं हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी खबर आई है, विनलेवी की मार्केटिंग को यूरोपियन कमीशन से मंजूरी मिली है। ये जो दवा है वो एक्ने के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, और इस मंजूरी से अब जो ग्लेनमार्क फार्मा है वो करीब करीब 15 यूरोपियन कंट्री में अपनी इस क्रीम की बिक्री कर पाएगी, जिसके चलते आज शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। PV फिनटेक की बात करें तो न्यू वर्ल्ड फंड ने ओपन मार्केट के जरिए करीब करीब 2.09% हिस्सा बिक्री की है, और इनकी जो हिस्सेदारी थी वो करीब 5.05% थी, जो अब घटकर 2.95% पहुंच गई है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर होल्ड की रेटिंग दी है, और जो लक्ष्य है उसे घटाया है। लक्ष्य 380 से घटाकर अब 370 रुपये का दिया है, और हमने देखा था कि जो Q2 के नतीजे थे, आय जो है वो अनुमान से कमज़ोर रहे थे। साथ ही साथ GST बदलाव के बाद चैनल पार्टनर की तरफ से खरीदारी भी कोई नहीं की गई थी। Q2 में जो EBITDA है वो भी 18% करीब करीब कमज़ोर रहा था, जिसके चलते आज शेयर कमज़ोरी पर कारोबार करता नज़र आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे बड़े एक्शन थे जहां पर आज कारोबार देखने को मिल रहा है, एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 बजे तक का ये पूरा का पूरा मार्केट अपडेट, एक छोटा सा कैप्सूल आपके लिए 1.5 से 2 मिनट का आनंद रोज आपके लिए लेकर आते हैं। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज हैं ना, ये आपको कमजोरी पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, रियल एस्टेट का एक साइकिल होता है। 2023 तक तो हमने बड़ी तूफानी तेज़ी देखी है रियल एस्टेट के प्राइसेस में भी, और शेयर भी थे। उसके बाद ना वो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा फिजल आउट होता हुआ दिखा। रोहन भाई, आप देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज कमज़ोर हैं, और आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये सेक्टर भी है रियल एस्टेट का। क्या कोई प्रॉब्लम है आपके हिसाब से, या इस करेक्शन में स्टॉक पिकिंग के मौके खोजना चाहिए? आप क्या राय देंगे? नहीं, एज ऑफ नाउ तो कोई एक भी स्टॉक हमारे क्वांट सिस्टम के हिसाब से पॉजिटिव भी नहीं है, और फंडामेंटल क्वांटिटी देखो तो मार्जिन, और मैंने अभी बोला था जो मार्जिन प्लस इतना कंपटीशन प्लस इतनी इन्वेंटरी है, सो इट इज टू ओवर क्राउडेड पोजिशनिंग राइट नाउ। सो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ से 10 to 15% करेक्शन पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल काउंटर्स में, एंड देन इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट के एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग इट इज अ प्योरली अ सेल। ठीक है, प्योरली एसएल, करीब 2% के आसपास की इंडेक्स लेवल पर गिरावट, लेकिन गिरावट बाजार में भी बढ़ रही है, और निफ्टी की जो कमजोरी है फिर से हो गई है वो 100 अंकों के आसपास की। 25,900 के आसपास फिर से निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी ऐसा लग रहा है कि आज 770 की जो तेजी थी उसको गंवा के लाल निशान में क्लोज करेगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र में कमजोर दिखाई दिया है। राजेश जी, एक निफ्टी पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। मैं खुद इसमें बिलीव करता हूं। अगर ऐसा है तो क्या 25,900 के आसपास निफ्टी को बाइंग करनी चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, अगर प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 1 से 2 दिन के ट्रेड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पे 25,900 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 25,900 से लेके 25,850 ये जोन है जहाँ पे निफ्टी में हमें लगता है कि वापस सपोर्ट बाइंग एक्शन आना चाहिए। हालांकि ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट में आज जरूर एक प्रेशर बनते हुए दिखा है, तो वो एक अलग पैरामीटर होगा जिसके चलते हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रहे। लेकिन अगर ये 25,850 के लेवल को डिफेंड करती है निफ्टी अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है वापस हम कंटिन्यूटी देखेंगे अप ट्रेंड की। और अगर हम देखें तो निफ्टी में ये थर्ड अटेम्प्ट हुआ है जहां पे 26,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने की या क्रॉस करने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है पिछले कुछ 1-1.5 महीने में। तो हमें लगता है कि और काफी कुछ शॉर्ट्स भी हमने देखा है कि थोड़े थिन होते हुए दिखे। यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने भी पोजीशन थोड़ी अनवाइंड जरूर करी थी। आज वापस से एडिशन देखने को मिला, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था अनवाइंडिंग यहाँ पे ट्रेड बनते हुए दिखा था। तो 26,000 क्रूशियल है, 25,850 क्रूशियल है। ये रेंज हमें देखना होगी अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर 25,850 टूटता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, एंड देन फिर
25,700 नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, वहां तक फिसल सकते हैं। बट हमें लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट बाइंग वापस इमर्ज होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट बाइंग आनी चाहिए, देखते हैं। वैसे 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई है और जो दिन का निचला स्तर है वहाँ से दूरी 25 अंकों के आसपास, 25-30 अंकों के आसपास की रह गई है। राजेश जी, एक और एरिया बाजार में जहां पर हमने लगातार तेजी देखी है और वो है रिफाइनिंग स्टॉक्स, स्पेशली जो प्योर रिफाइनिंग वाले हैं, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, उसमें काफी ज्यादा तेजी दिखी थी। कल हमने देखा था कि 52 वीक हाई पर दोनों के दोनों शेयर कारोबार कर रहे थे। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, पैसे लोगों ने अच्छे खासे बनाए हैं इन दोनों के दोनों शेयरों में। क्या एग्जिट कर लें जिसके पैसे अच्छे खासे बन गए हो शेयर में, क्योंकि आज थोड़ी वीकनेस के साइंस आ रहे हैं? तो देखिए, एमआरपीएल में अगर आपने ट्रेड लिया है तो वहां जरूर बुक कर सकते हैं। जब अब नया फ्रेश अपमूव जो बनेगा 186 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बनेगा। टाइमिंग जब तक ये क्रॉस नहीं होता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है और नीचे में वापस ये 170 के आसपास आते हुए दिखे। लेकिन चेन्नई पेट्रो का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है अभी भी। इस वोलेटिलिटी में भी स्टॉक अपने आप को पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है चेन्नई पेट्रो में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही रणनीति होगी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 1060 1065 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो बने रहें और हो सकता है स्टॉक में फिर हम 1150 1180 की तरफ भी अप मूव बनते हुए देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, 1150 1180 तक ये जाने की आगे कोशिश कर सकता है शेयर। चेन्नई पेट्रो में बने रहने की सलाह है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाजार में कमजोरी थोड़ी थोड़ी गहरा रही है, लेकिन इस कमजोरी के बीच में आपके लिए कल के लिए आज क्या सौदा लेना है, यानी कि VTST STBT करके कहां पर पैसे बन जाएंगे, ये भी जानेंगे राजेश जी से। राजेश जी, 3 शेयर आप जरा तैयार रखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन आपके पास ही आएंगे और कुछ बढ़िया ट्रेड आपसे जानेंगे सर। की गिरावट है, हालांकि निफ्टी बैंक यहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, यहां पर उतनी गिरावट नहीं है आज नया हाई लगाने के बाद। हालांकि अब ये लाल निशान में जरूर पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी की गिरावट ज्यादा दिख रही है। एक स्टॉक है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। एक खबर भी आई थी और आज देखिए 7% से ज्यादा की तेजी है सीक्वेंट साइंटिफिक की। कार्लाइल पोर्टफोलियो वाली कंपनी है सीक्वेंट साइंटिफिक और वियास लाइफ साइंसेस, इन दोनों के एक मर्जर को लेकर NCLT से मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ है। हालांकि हाल में जो नतीजे आए थे 3 दिन पहले, वो नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस खबर के बाद ये तेजी बनी है। राजेश जी, सीक्वेंट साइंटिफिक को लेकर आपकी राय क्या है? तो काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन आज देखने को मिले और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे अक्टूबर में, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। हमें लगता है लुकिंग एट द ब्रेकआउट, हमें लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक अब जब तक 243 के ऊपर बना हुआ है ट्रेड सेटअप बुलिश साइड पे ही रहेगा एंड देन पॉसिबली 255 260 की तरफ भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते रहे। तो 260 के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड रखें और 242 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के वीकली चार्ट यहाँ पे शेप अप होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है। ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकती है और आज के सत्र में देखिए जबरदस्त तेजी है, 7% से ज्यादा की तेजी है। एक और स्टॉक है इसी तरह का, वीवर्क इंडिया। ये शुरुआती कारोबार से ही काफी मजबूत दिख रहा है। वीवर्क इंडिया शुरुआती कारोबार में तो तेजी 8% से भी ज्यादा की दिख रही थी। खबर ये है कि जेफरीज ने भी कंपनी में बाई रेटिंग दी है और कवरेज शुरू किया है। इसका जो टारगेट दिया है 790 तक का दिया गया है, जो करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 25% से भी ज़्यादा का टारगेट है ये। आज देखिए हालांकि शुरुआती कारोबार में तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, वो तेज़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ। फंडामेंटल व्यू रोहन जी, हालांकि आप रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन उसी तरह के कामकाज में और जिस तरह के रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान जैसे मार्केट में, नए कारोबारी और कोई भी नहीं चाहता कि बड़ा सा ऑफिस स्पेस ले, उतनी लायबिलिटी ले, उतने सब स्टाफ वगैरह रखें, तो उनके लिए व्यूअर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इंडिया जैसे मार्केट में, खास करके मेट्रोज में। क्या लग रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी में, व्यूअर्क इंडिया में?
नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल एस्टेट डेवलपिंग और वी वर्क बहुत अलग सेगमेंट में, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में आता है, पर द मॉडल ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट। यहाँ पे हम, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक ऑन लीडरशिप कैटेगरी, ऑफ कोर्स बहुत ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, छोटे छोटे कस्बे में है, पर वी वर्क हैज इट्स ओन ब्रांड। तो यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ गुड स्टॉक एज ऑफ नाउ। नंबर्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कम है, पर ओवरऑल द कंपनी इज डूइंग गुड, सो होल्ड करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, वीवा को लेकर पॉजिटिव व्यू, 3% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन इससे डबल की तेजी आज हम देख रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर में। लगभग ये 6% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है जीएमआर एयरपोर्ट का। अगर आप देखेंगे साल भर में 30% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने डिलीवर किए हैं। ये तेजी क्यों है, जरा ये समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी मिताली जैन जुड़ गई हैं। मिताली, बताइए क्या रीजन है जीएमआर एयरपोर्ट की तेजी के पीछे? नागपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जीएमआर एयरपोर्ट्स का, वो दिसंबर से ऑपरेशनल होने वाला है, वहाँ काम जारी है। और कंपनी के अब टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 एयरपोर्ट शामिल हो जाएंगे जब से ये नागपुर वाला भी शामिल हो जाएगा। और ये नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल 5 एयरलाइंस की सर्विस है, जिसमें से 3 घरेलू है और 2 इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिसकी सर्विस वहाँ पे जारी है। अब ये जब से पोर्टफोलियो में इनके शामिल हो जाएगा तो उसके बाद करीबन 5 ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स हो जाएंगे जीएमआर के पास, जिसमें एक आईजीआई एयरपोर्ट शामिल है दिल्ली का, फिर है आरजीआई एयरपोर्ट हैदराबाद का, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, साथ ही बीदर एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है वो भी, और 5वां होगा नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिसंबर से चालू होने वाला है। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि कंपनी के नतीजे जो कि इस तिमाही के थे सितंबर वाली, उसमें काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। कंपनी जो घाटे में थी अब मुनाफे में होती हुई नजर आई। साथ ही कम टैरिफ के बावजूद हमने देखा कि इनके एबिटा में करीबन 74% की सालाना ग्रोथ भी देखने को मिली है। और इस ग्रोथ के बाद हमने देखा कि जेफरीज ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दे दी है कंपनी को, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। जो उनका पहले 108 रुपये का टारगेट प्राइस था उसे बढ़ाकर कंपनी ने 115 रुपये कर दिया है। और साथ ही जेफरीज का ये मानना है कि दूसरी छमाही में जो ट्रैफिक है वहाँ पे भी रिकवरी की उम्मीद उनको देखने को मिल सकती है। और नई टैरिफ दरें जो है वो लागू होने के साथ साथ ही कंपनी को ग्रोथ में भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। एक बार शेयर परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें कंपनी की, तो आज आपने देखा करीबन 4 से 5% का उछाल कंपनी में देखने को मिल रहा था। एक महीने की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 12% का रिटर्न दे दिया है, 6 महीने में करीबन 17% का, और 1 साल में 32% का अपसाइड हमने कंपनी के शेयर्स में आता हुआ देखा। तो यही वजह है जिसके कारण आज करीबन 4 से 5% की उछाल जीएमआर एयरपोर्ट्स में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया मिताली। तो क्यों चढ़ रहा है जीएमआर एयरपोर्ट, उसकी वजह बता दी मिताली ने आपको। और 2 चीज़ें, मतलब एक तो स्ट्रांग अर्निंग इसके आए जीएमआर एयरपोर्ट की, और दूसरी चीज़ की फिर ब्रोकरेजेस का कन्विशन है। जेफरीज ने इस पर अच्छी नोट निकाली है जीएमआर एयरपोर्ट पर। आज हम बढ़िया उड़ान भरते शेयर को देख रहे हैं, और तब जबकि आज बाजार का जो सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, बावजूद इसके करीब 6-7% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। राजेश जी, एक व्यू जीएमआर एयरपोर्ट पर, और इसके अलावा आपके कुछ बेहतरीन पिक बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी वाले। तो अभिषेक जी, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट बना है जीएमआर एयरपोर्ट में, और ये अब 3 डिजिट में काफी समय बाद ये स्टॉक अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अब 100 रुपए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, हो सकता है इसके नेक्स्ट टारगेट 110 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक अपने जुलाई 2024 के स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट आज आते हुए दिख रहा है। तो 100 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो यस, इसका नेक्स्ट टारगेट 110 से 112 की तरफ आते हुए दिखेगा। अब मूविंग टू द बीटीएसटी, तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है बाय साइड में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। स्टॉक को देखें तो एक डेली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर बने डेली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 335 से लेकर 340 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 318 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। वहीं दूसरा स्टॉक जो बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आ रहा है वो बीएचईएल का है।
अगर ये स्टॉक को देखें तो एक इस तरीके के वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी है। सेकंड वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है भेल का ये मूव 295 298 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 285 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ठीक है, कुछ बढ़िया स्टॉक आपके लिए बीटीएसटी के तौर पर बीएचईएल को लेकर कन्विक्शन है हमारे एक्सपर्ट्स का, और अच्छी तेज़ी बीएचईएल ने पकड़ी है और ये तेज़ी आगे और बढ़ जाएगी। लेकिन ज़रा ये समझ लेते हैं कि कल कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं, और इस पर जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से क्यूज़ है, कौन से इवेंट्स है जो आपको ट्रैक करने चाहिए। भारतीय मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ खास नहीं हो रहा है, बट ग्लोबली बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ट्रैक करने के लिए। यूएस से जो एफओएमसी मिनट्स है, उनके लेटेस्ट फेड मीटिंग की जो मिनट्स है वो कल रिलीज़ हो जाएंगी, तो फाइन प्रिंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, रैशनल मिल जाएगा, और सारी स्पीच की कॉमेंट्री भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इन्फ्लेशन के दम पर यूके और यूरोजोन की इकोनॉमीज फोकस में रहेंगी। सीपीआई नंबर्स यूके और यूरोजोन दोनों से आ जाएंगे, तो इन दोनों बड़ी इकोनॉमीज के इन्फ्लेशन प्रिंट पर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली जापान से ट्रेड डेटा भी आ जाएगा, तो इस नंबर पर भी अपनी नज़र बनाए रखेगा। ग्लोबल अर्निंग्स के बारे में बात करें तो बाजार की नज़र रहेगी इनविडिया, जो कि एक सेमीकंडक्टर चिप मेकर है, बहुत ही बड़ा कंपनी, बड़ा स्टॉक है। इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी टारगेट और लेनोवो के नंबर्स के साथ। भारतीय मार्केट पर फोकस एक बार फिर से शिफ्ट करते हैं और एनबीसीसी, पेज इंडस्ट्रीज, हुडको और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स है जो कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, तो इन पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। आईपीओ क्षेत्र में प्राइमरी मार्केट में भी कल काफ़ी सारा एक्शन होगा। एक आईपीओ लिस्ट होगा और एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं, टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ अपना डी स्ट्रीट डेब्यू बनाएगा और ओपनिंग के दम पर एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा, तो इन दोनों आईपीओस पर अपना ध्यान बनाए रखेगा। आखिर में ग्लोबल मार्केट से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ट्रैक करने के लिए। न्यूयॉर्क के जो फेड प्रेसिडेंट है जॉन विलियम्स, वो एक इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, वहाँ पर एक चर्चा का हिस्सा बनेंगे, तो इस स्पीच पर नज़र रखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इन सारे क्यूज़ को आप बड़ी करीबी से देखिएगा और इन सारे क्यूज़ पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। शुक्रिया स्नेही, पूरी इवेंट्स जो भी कल आने वाले हैं उसको पूरा शेयर करने के लिए। लेकिन एक अहम खबर दे देते हैं कि रेलवे के जरिए बल्क सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए जल्द नई नीति का ऐलान हो सकता है। इससे सीमेंट और रेलवे फ्रेट से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा होगा। कॉनकॉर का भी बल्क रेल ट्रांसपोर्टेशन पर जोर है। नई नीति से कितना सपोर्ट मिलेगा, इस पर कंपनी के सीएमडी संजय स्वरूप का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फ्रेट सेगमेंट में विशेषकर सीमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास है। आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उस नज़रिए से समझना चाहूँगा कि ये कितना फायदेमंद साबित होगा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और आपके लिए भी कितना वाजिब साबित होगा। इसमें जैसे रेलवे ने आज जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने पॉलिसी अनवेल करी है, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अभी तक जो रेटिंग सिस्टम था वो डिस्टेंस और वेट के हिसाब से निर्धारित होता था, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो अब लेकिन इससे बहुत ही समझने में सबको बहुत आसानी होगी। और टैंक कंटेनर हमने 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें से 200 कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं और बाकी 800 भी बहुत जल्दी आएंगे। और हमें उम्मीद है इससे काफ़ी जो सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोड से और रेल पे शिफ्ट होगा। फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव सर, तो आप सुन रहे थे कॉनकॉर के सीएमडी को कि उनके क्या प्लान हैं और किस तरह की पॉजिटिव खबर इंडस्ट्री के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, एक अहम खबर है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को लेकर। कंपनी ने एमएसटीसी के साथ जो एग्रीमेंट चल रहा था उसे खत्म कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। आपको बता दें कि एमएसटीसी के लिए बॉम्बे बर्मा बीबीटीसी जो एमएसटीसी उनके लिए सेलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही थी, क्योंकि एमएसटीसी जो काम करती है वो ई प्रोक्योरमेंट, ई ऑक्शन की सर्विसेज देती है। तो कंपनी के जो लैंड थे, ई मूवेबल प्रॉपर्टीज थे, उसके सेल के लिए, ई ऑक्शन के लिए काम कर रही थी। लेकिन बॉम्बे बर्मा को लगा कि ये काम सही ढंग से नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। बॉम्बे बर्मा को लेकर एक छोटा जवाब राजेश जी, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। क्या लग रहा है, आज के सत्र में तो जबरदस्त तेजी है, आगे क्या हो सकता है सर? तो देखिए, आज अच्छा एक मूवमेंट तो मिला है स्टॉक में। अब 1870 के लेवल 1970 के लेवल को देखना होगा। अगर ये कल के सेशन में उसके ऊपर ट्रेड करते हुए बनता है तो फिर यहाँ पे
नेक्स्ट टारगेट 2050-2100 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो 1970 कल के लिए मॉनिटर करेंगे। अगर इसके ऊपर आएगा तो जरूर हम इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये सलाह है बॉम्बे वर्मा को लेकर। जबरदस्त तेजी हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले राजेश जी और साथ ही रोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। बाजार में देखें तो बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और उस दिन 25,900 के नीचे क्लोजिंग होने की संभावना है। 25,900 एक अहम सपोर्ट माना जा रहा था, उसके आसपास की क्लोजिंग की संभावना है। सेंसेक्स देखिए 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां भी दिख रही है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद 59,100 के ऊपर का हाई बनाने के बाद यह भी फिसला है। निफ्टी बैंक में देखिए करीब करीब 120 अंकों की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है वो सेक्टर भी देख लेते हैं जहां तो आज दबाव सबसे ज्यादा रियल एस्टेट, ज्यादातर सेक्टर आज के सत्र में यहां पर दबाव में ही दिख रहे हैं। निफ्टी के कोई भी इंडेक्स ऐसे नहीं थे जहां पर आज तेजी दिख रही है। सबसे ज्यादा गिरावट रियल एस्टेट में, चौतरफा गिरावट थी, काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन यहां पे बनते दिखे। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, लोढ़ा हो या फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, सब में आज के सत्र में काफी ज्यादा गिरावट दिखी। इसके अलावा आईटी में काफी ज्यादा सेल ऑफ था, इंडेक्स 1.25% गिरा और दिग्गज आईटी कंपनियां जिसमें टेक महिंद्रा, इंफोसिस जैसी कंपनियां, वहां पर भी काफी ज्यादा गिरावट दिखी। विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, यहां पर भी गिरावट दिखी। और आईटी के अलावा मेटल एक ऐसा सेक्टर था जहां पर तेज गिरावट दिखी। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसी कंपनियां, नैल्को, यहां पर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था एनएससी का जहां पर आज के सत्र में तेजी दिखो। कल हमने देखा था मिड कैप में तेजी थी, लेकिन वो मिड कैप की भी तेजी पूरी तरह से आज गायब होती दिखी। मिड कैप, स्मॉल कैप सब में आज के सत्र में बिकवाली ही देखने को मिली है। निफ्टी में जो मजबूती वाले कुछ शेयर थे उसकी बात करें तो भारतीय एयरटेल नया रिकॉर्ड बना, नया लाइफ हाई लगाया। उसके बाद एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर तेजी देखने को मिली। दबाव आया टाटा कंज्यूमर से, इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा जैसे कुछ दिग्गज कंपनियां थी, जियो फाइनेंशियल जैसे और इटर्नल जैसे, जहां पर आज काफी दबाव देखने को मिला। चलिए इसी नोट पर क्लोजिंग वेल्स को यही खत्म करेंगे। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कल का बाजार लेकर आएंगे। जब लौटते हैं।